नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम जय किशन है। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि भारत में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। पहले भी था और अभी और जटिल रूप लेते जा रहा है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में नक्सली वारदात बहुत बढ़ गई है। हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन आईईडी ब्लास्ट हो रहा है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उन्हें शहादत हासिल हो रही है। और इन नक्सलियों के कायराना हरकतों के कारण हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नक्सलीवाद, नक्सलिज़्म क्या है, ये आया कहाँ से, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नक्सलिज़्म का सिद्धांत को जानने के लिए हमें सबसे पहले कम्युनिज़्म को समझना पड़ेगा। नक्सलिज़्म बहुत हद तक कहें तो कम्युनिज़्म से प्रेरित है। दोस्तों, कम्युनिज़्म का जो सिद्धांत था, कम्युनिज़्म का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, 19वीं शताब्दी के बहुत महान जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने देखा था, मेरे दोस्तों, उन्होंने जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने देखा था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, मतलब पूंजीवाद क्लास, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो फैक्ट्रियों के मालिक है, वो उस ज़माने में 17-17 घंटे, 18-18 घंटे फैक्ट्री के मजदूरों से काम कराया करते थे। बदले में उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। और जितने भी ज़मीन थी उस टाइम की अगर हम देखें, जितने भी ज़मीन थी, कार्ल मार्क्स ने जो देखा था, वो सारा ज़मीन बड़े ज़मींदारों के हाथ में थी। मतलब गरीब लोगों, किसानों के पास कुछ नहीं था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, कहीं कहीं तक। मतलब सिर्फ जीवन ऐसा ही था कि सिर्फ काम करो, थोड़े से पैसे लो और सो जाओ। मतलब बहुत ही ख़राब उनका जीवन था मेरे दोस्तों। तो उस समय एक विचार उभर कर आया, जिसे हम कम्युनिज़्म कहते हैं। कम्युनिज़्म को देने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स, जिन्होंने विचार दिया था। उनका कहना था कि सोसाइटी में सब लोग बराबर होने चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था। और नक्सलिज़्म भी कहीं कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। आइए हम आज जानते हैं, उसे लिंक करते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कम्युनिज़्म को समझना, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से हम कम्युनिज़्म को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक गाय है और 10 लोग हैं जो उस गाय का दूध निकालते हैं, और वो दूध होता है 10 लीटर। अब कैपिटलिस्ट पहले हम देखते हैं। कैपिटलिस्ट में, पूंजीवादी में क्या होगा कि वो गाय किसी एक मालिक का होगा। वो मालिक 10 लोगों को काम पे रखा होगा 10 लीटर दूध निकालने के लिए, और वो 10 लीटर दूध में वो मालिक क्या करेगा, अपने पास 8 लीटर दूध रख लेगा, और जो 2 लीटर दूध है उन 10 लोगों में 2 लीटर दूध बांट देगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो लोग हैं, जो 10 लोग हैं, उन्हें 2 लीटर दूध मिलेगा, जबकि वो एक अकेला जो मालिक है, जो एक अकेला बंदा है, उसे अकेले 8 लीटर दूध मिलेगा। इसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं या पूंजीवाद कहते हैं। अब हम आते हैं कम्युनिज्म की तरफ। कम्युनिज्म में दोस्तों क्या होता है कि वही 10 लीटर दूध 10 लोगों ने मेहनत किया और उस गाय का दूध निकाला, वो 10 लीटर दूध 10 लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो उसे हम दोस्तों कम्युनिज्म कहते हैं। तो कम्युनिज्म कुछ कुछ ऐसा है। अब हम आगे देखते हैं कि नक्सलाइट भारत में कम्युनिज्म का मतलब क्या प्रभाव पड़ा और नक्सलिज्म इसमें कैसे पनपा। तो दोस्त, जब हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1914 में रूसी क्रांति हुई। 1914 में रूस पर एक शासक थे, एक शासक थे ज़ार निकोलस II। उनका राज्य चलता था। वो अपना जो उनकी जनता थी, वो अपने जनता पे मतलब बहुत अत्याचार करते थे। वो लोगों का डिमांड नहीं था, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो बड़े लोग थे, जो पादरी थे, जो मंत्री थे, मतलब ज़ार निकोलस के, उन्हीं का ही चलती था। और ना देखा जाए तो उस समय को रूस में, सोवियत रूस में, जो रूस का सारा धन था वही 1-2% आदमी के पास था और बाकी गरीब थी जनता। तो उस समय एक नेता उभर के आते हैं, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो वो एक बोल्शेविक पार्टी के थ्रू वो रूसी क्रांति करते हैं और रूस में वो कम्युनिज्म का सपना लोगों को दिखाते हैं और कम्युनिज्म रूसी क्रांति करते हैं। तो हम वहाँ देखते हैं मेरे दोस्तों कि वो कम्युनिज्म लाते हैं। वो सबसे पहले ज़मींदारों का ज़मीन उनसे ले लेते हैं और पूरी जनता में इक्वली सारी ज़मीन को बांट देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कम्युनिज्म शुरुआत होता है। अगर हम देखें तो अब भारत में उस समय क्या चल रहा था, हम ये देखते हैं।
भारत में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय भारत में एक बहुत ही युवा रेडिकल नेता जिनका विचारधारा में मतलब क्रांति और आग थे, तो एक नेता आता है, उनका नाम था एम.एन. रॉय। वो व्लादिमीर लेनिन को अपना गुरु मानते थे, उनसे बहुत प्रेरणा थे और उनसे शायद एक बार मिले भी थे एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना करते हैं। व्लादिमीर लेनिन ने ही उन्हें कहा था कि आप जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना भारत में करें और वहाँ से कम्युनिज्म का विचारधारा फैलाए। तो हम देखते हैं कि एम.एन. रॉय भारत में आते हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी फैलाते हैं, विचारधारा फैलाते हैं। फिर अब हम 1925 से दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 1942 में। कम्युनिस्ट पार्टी अपना गतिविधि में था, वो अंग्रेज़ों का विरोध करता था, हम यहाँ तक देखते हैं। अब दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी भारत में अच्छे से फल फूल रहा था, यहाँ तक कि एक किस्सा ऐसा भी है कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह वो कहते हैं दोस्तों कि जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था उससे पहले वो मतलब किताब ख़त्म कर रहे थे रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन का। मतलब इस हद तक अगर हमने देखा जाए तो भारत में कम्युनिज्म उस टाइम पे फैला हुआ था, और फैले भी क्यों ना, लोगों को लगता था कि आखिर ज़ार निकोलस जैसे क्रूर शासक को अगर किसी ने हटाया, किसी ने ख़त्म किया है तो कम्युनिज़्म है, तो क्यों ना भारत में भी हम कम्युनिज़्म के थ्रू क्रांति लाएं, उखाड़ फेंके ब्रिटिश शासन को। उस समय कम्युनिज़्म का ऐसा सोच था मेरे दोस्तों। बट अब आता है 1942। हम लोग 1942 में देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। भारत के उस समय सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। तो हम उस समय देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही थी। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, दूसरी तरफ थे जर्मनी, जापान और इनके अलाइज, इटली, इनके अलाइज कंट्रीज़। तो हम देखते हैं दोस्तों कि उस समय जो कम्युनिस्ट लोग थे भारत में, जिनका शासन चल रहा था, वो लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड को। मतलब वही कम्युनिस्ट लोग जो पहले भारत में ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, आज वो सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश को। मगर वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र मुल्क थे आपके सोवियत रूस और ब्रिटेन, दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे जापान, जर्मनी के खिलाफ। तो इसीलिए जो भारत में कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी के था उनका उन्होंने विरोध किया था। तो अब विरोध करने के कारण क्या हुआ, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नहीं मानते थे, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो अलग दो घड़ों में बट गया उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम 42 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम 47 को देखते हैं। 47 में भारत हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, जैसा हम सब लोग जानते हैं। अब हम आते हैं 1950 में मेरे भाइयों। 1950 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। पहला आम चुनाव में हमारे नेता, पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उस समय हम देखते हैं कि कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ा पार्टी हमारे देश में था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब ऑपोजिशन में सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी ने जीता था तो कम्युनिस्ट पार्टी था कांग्रेस के बाद, मेरे मित्रों। तो हम लोग देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी मतलब किस तरह से फैली थी भारत में और किस तरह से मतलब अपना विचारधारा कितना मजबूत थी उस समय। तो अब हम आगे देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से नक्सल आंदोलन कैसे जुड़ा है और नक्सलिज्म का शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे मतलब लिंक है और उनका विचारधारा क्या है और क्यों हिंसा करते हैं, हम मेरे अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्ते।